जिंदगी में कई बार जो चीज किसी के लिए किसी काम की नहीं होती, बिल्कुल बेकार होती है, वही चीज किसी दूसरे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ऐसी ही एक चीज का पता मुझे उस वक्त चला जब मैं खुद सऊदी अरब गई। इसका इस्तेमाल जब मैंने वहां की औरतों को करते देखा। हमारे यहाँ पर इसे कोई पूछता तक नहीं था, पर यही चीज सऊदी की औरतों के लिए बहुत जरूरी थी। नमस्कार, मेरा नाम नैना है। मेरे पति का नाम अंकित है। 2 सालों से सऊदी में ही जॉब करते हैं और सिर्फ शादी के लिए ही यहाँ पर आए थे। हमारा रिश्ता मेरे किसी दूर के रिश्तेदार ने ही कराया था। शादी से पहले ज्यादा मिलने का मौका भी नहीं मिला मुझे अंकित से, क्योंकि वो हमारी शादी से कुछ दिन पहले ही आए थे। हमारी अरेंज मैरिज थी। मैं अंकित के साथ ज्यादा समय बिता भी नहीं पाई थी कि अंकित के वापस जाने का समय आ गया। मैं नहीं चाहती थी कि वो इतनी जल्दी चले जाएं। उन्होंने मुझे कहा कि मेरा सामान सारा पैक कर दो, मुझे परसों निकलना है। इस बात को सुनकर मैं जोर जोर से रोने लगी। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे छोड़कर जाए। मैं उनके बिना ससुराल में अकेले नहीं रहना चाहती थी। मैंने अंकित से कहा कि अभी कुछ दिन रुक जाइए, अभी आपके साथ सही से समय भी नहीं बिता पाई हूं मैं, और आपके बिना मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अंकित कहने लगे कि मुझे जॉब से इतने ही दिनों की छुट्टी मिली थी और तुम परेशान मत हो, मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें भी वहां बुला लूं। मजबूरी है मेरा वहां जाना। तुम तो जानती ही हो कि अगर मैं यहाँ ज्यादा दिन रुका तो हो सकता है मेरी नौकरी भी चली जाए। वैसे अंकित की छुट्टी 2 महीने की थी, लेकिन उनकी कंपनी वालों ने उनकी छुट्टी को कैंसिल करके उनको बुला लिया। मेरी आंखें बही जा रही थी, पर उनकी जॉब भी तो जरूरी थी। मैंने किसी तरह अपने आप को संभाला। वो मुझे अपना सामान पैक करने को बोलकर मार्केट चले गए। कुछ जरूरी सामान लेकर आना था वहां से। जब वापस आए तो उनके पास 20 किलो फिटकरी थी। इतनी फिटकरी देखकर मैंने उनसे पूछा कि ये क्यों लेकर जा रहे हैं? इससे तो आपका सामान और भी ज्यादा भारी हो जाएगा, आपको ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे एयरपोर्ट पर। मैंने उनसे कहा कि वहां का पानी भी गंदा है क्या? क्योंकि मैं जहां रहती थी वहां पर गंदा पानी आता था, तो मेरी माँ अक्सर उस पानी में फिटकरी डाल दिया करती थी और कुछ समय बाद पानी बिल्कुल साफ हो जाता था। मुझे जितना समझ आ रहा था मैंने उस हिसाब से ही अंकित से सवाल किया था। मेरी बात सुनकर अंकित कहने लगे कि वहां की औरतें इसका इस्तेमाल किसी और काम के लिए करती हैं। हम लोग यहाँ इसे पानी साफ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर वो क्यों इस्तेमाल करती है ये मुझे नहीं पता। पर मुझे ये जरूर पता है कि वहां पर इसकी बहुत वैल्यू है। वहां ये बहुत कम मिलता है और वहां की औरतें इस फिटकरी को खरीदने के लिए कितने भी पैसे देने को तैयार रहती हैं। वहां की ज्यादातर औरतों के घर में ये मिलता ही है। इसका इस्तेमाल बहुत छुपा कर किया जाता है, पर क्या इस्तेमाल किया जाता है ये मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। मैं जब भी वहां जाता हूँ तो वापस जाते समय फिटकरी जरूर लेकर जाता हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो ये आमतौर पर दुकान पर ही मिलती है, पर वहां इसका मिलना बहुत मुश्किल होता है। पर इस समय मुझे फिटकरी से कुछ लेना देना नहीं था। मुझे तो सिर्फ अंकित के जाने का दुख खाया जा रहा था। मैंने उनके सामान के अंदर ही उस फिटकरी को भी रख दिया। अंकित से कहा कि प्लीज मुझे जल्दी से जल्दी वहां बुला लेना, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। अभी तो हमने अपनी शादीशुदा जिंदगी को ठीक से जिया भी नहीं और अलग होने का टाइम भी आ गया। आपके बिना ससुराल में कैसे रहूंगी? मुझे पता भी नहीं कि कौन कैसा है, कौन मेरी मदद करेगा इन सब में। मुझे रोता हुआ देखकर अंकित कहने लगे कि तुम परेशान मत हो, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें वहां बुला लूंगा। देखते ही देखते 2 दिन निकल गए और अंकित चले गए। मैंने उन्हें रोते हुए विदा किया। मेरे आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। घर में भी मैं अपनी सासू माँ के सामने कई बार रो देती थी और वे मुझे कहती कि जब मैं इतने सालों से अपने बेटे से अलग रह रही हूं तो तुम अपने पति से अलग क्यों नहीं रह सकती? सब ड्रामे हैं तुम्हारे। जब भी अंकित कॉल करते तो हमेशा मैं रोने लग जाती थी और मेरी सासू माँ उनसे बात करते करते हमेशा मेरी बुराइयां करती थी। अंकित ये सब सुन सुनकर थक चुके थे। एक दिन अचानक अंकित ने मुझे कहा कि वो मुझे वहां अपने पास बुला रहे हैं, सारा पेपर वर्क हो चुका है। और ये सुनकर तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। मैं इतनी खुश थी, मेरी सास उतनी ही दुखी। पर मैंने उनके बहुत ताने सह लिए थे। अब बस बहुत हो गया था। मैंने उनको नजरअंदाज किया और अपने जाने की तैयारी करने लगी। मैंने अंकित से पूछा कि क्या आपके लिए कुछ लेकर आना है, तो वो कहने लगे कि तुम अपने साथ 30 किलो और फिटकरी ले आना। मैं तो ये सुनकर हैरान हो गई। मैंने कहा अभी थोड़े टाइम पहले ही तो आप इतनी सारी फिटकरी लेकर गए थे, फिर दोबारा? मैंने उन्हें कहा कि फिर से सामान के बहुत ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, इतनी फिटकरी का वो लोग क्या करते हैं? तो अंकित कहने लगे कि मुझे नहीं पता, और जो ज्यादा पैसे लगेंगे तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं भर दूंगा यहाँ से। मैंने कहा ठीक है।
15 दिन यूं ही इसी तरह गुजर गए। एक एक दिन काटना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन आज का दिन था जब मुझे अंकित के पास जाना था और मैं बहुत खुश थी। अपने ससुराल और मायके में सबसे मिलकर गई थी। मैं कुछ घंटों का ट्रैवल करके सऊदी पहुंच गई। वैसे इतना सारा सामान संभालना मेरे लिए आसान नहीं था, लेकिन जैसे तैसे मैंने मैनेज किया। इतने महीनों बाद एयरपोर्ट पर अंकित को देखकर मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। लेकिन अंकित ने मुझसे मिलने के साथ ही पहला सवाल ये किया कि फिटकरी लेकर आई हो ना। मुझे बहुत अजीब लगा। ना तो अंकित ने मेरे बारे में पूछा, ना ही मेरे ट्रैवल के बारे में। इन्हें तो बस फिटकरी की पड़ी है। मैंने चुपचाप फिटकरी बैग से निकाल कर दे दी। अंकित ने मुझे थोड़ा समय इंतजार करने को कहा और वो कहीं चले गए फिटकरी को लेकर। कुछ आधे घंटे बाद वो बहुत सारे पैसे हाथ में लिए वापस आए। मैंने उनसे पूछा, इतने पैसे? तो वो कहने लगे कि बाद में बताऊंगा। और उसके बाद अंकित मुझसे बहुत प्यार से मिले। उनका पहले वाला रवैया तो मैं भूल ही गई। अंकित मुझसे इतने प्यार से मिले थे और इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रही थी कि मैं उन पैसों के बारे में भी दोबारा पूछना भूल गई। मुझे तो जैसे यकीन ही नहीं था कि मैं यहाँ अंकित के पास हूँ और अब हम हमेशा साथ रहने वाले हैं। अभी 2 महीने ही गुजरे थे कि अंकित ने मुझे एक दिन बिठाकर कहा कि देखो, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता। सब चीजें मैनेज नहीं हो पा रही हैं। तुम जानती हो कि मुझे घर भी ही पैसे भेजने होते हैं। यहाँ पर तुम मेरे साथ हो तो मेरा खर्चा भी ज्यादा हो रहा है। अंकित की ऐसी बातें सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने उन्हें कहा कि आप मुझसे ये किस तरीके की बातें कर रहे हैं? मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आप चाहते हैं कि मैं वहां रहकर आपका इंतजार करती रहूं बस? मैंने उन्हें कहा कि मैं वहां जाकर क्या करूंगी, कैसे रहूंगी मैं आपके बिना? वो कहने लगे कि तुम तो जानती हो कि मुझे मम्मी और अपनी बहन को भी देखना है। तुम यहाँ हो तो खर्चे बहुत बढ़ गए हैं और मैं ज्यादा पैसे नहीं बचा पा रहा हूँ। मैंने अंकित से कहा कि अगर बात सिर्फ पैसों की है तो आप परेशान मत हो। मैं यहाँ कोई ना कोई नौकरी जरूर ढूंढ लूंगी और आपकी भी मदद करूंगी। मैं वहां आपके बिना जिंदगी नहीं गुजारना चाहती। अंकित कहने लगे, तुम यहाँ क्या काम करोगी? कौन काम देगा तुम्हें? मैंने अंकित से कहा कि बेशक मुझे किसी के घर काम करना पड़े, मैं वो काम कर लूंगी, पर मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगी। मुझे नहीं जाना वापस। शायद अंकित को मेरी बातें मजाक लग रही थी, लेकिन मैंने तो सोच लिया था कि मैं वापस कभी नहीं जाऊंगी। यहाँ रहते रहते मुझे 2 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था, तो आसपास काफी जान पहचान हो गई थी मेरी जान पहचान की मदद से मुझे जल्दी ही 3 घरों में एक कुक की नौकरी मिल गई। मैं जहां रहती थी वहां ज्यादातर भारत से आई हुई फैमिली ही रहती थी और हम सबके आपस में एक अच्छी जान पहचान हो गई थी। आज वही जान पहचान मेरे काम भी आई थी। मुझे मेरी पड़ोसन ने बताया कि सऊदी अरब की औरतों को भारतीयों के हाथ का जायका बहुत पसंद आता है। उन्हें इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, तो तुम्हें पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। 3 घरों में एक साथ काम मिलने पर मैं बहुत खुश थी। आखिर हम इंडियन हैं, खाना बनाना तो हमारे खून में ही होता है। हमारे मसाले देश भर में फेमस हैं। हर इंडियन औरत बहुत अच्छा खाना बना ही लेती है और वही गुण मेरे अंदर भी था। साथ ही साथ मैंने तो शादी से पहले कुछ कुकिंग कोर्सेज भी किए थे, तो खाना बनाना मेरे लिए तो बाएं हाथ का खेल था। जब अंकित घर आए तो मैंने उन्हें बताया कि मुझे 3 घर मिल गए हैं जहां पर मुझे खाना बनाने के लिए जाना है। उन्होंने साफ मना कर दिया। कहने लगे, तुम यहाँ किसी के घर खाना बनाने नहीं जाओगी। मैंने उन्हें कह दिया था कि अंकित मुझे प्लीज ये काम करने दीजिए, मैं आपके बिना नहीं रहना चाहती। मैं जानती थी कि अंकित भी मेरे बिना नहीं रहना चाहते। वो तो मेरी सास के दबाव में आकर वो मुझे वापस भेजने की बात कर रहे थे। अंकित ने मुझे समझाया कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम उसी समय वहां से वापस आ जाना। कोई जरूरत नहीं है किसी के घर काम करने की। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि आप परेशान मत हो, अगर मुझे कुछ भी गलत का एहसास होगा तो मैं उसी समय वापस आ जाऊंगी। मैंने अंकित को खुशी से गले लगा लिया, उन्हें बहुत सारा प्यार किया और उन्हें कहा कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। अगले दिन सुबह उठकर मैंने जल्दी जल्दी अपने घर का सारा काम निपटाया और अपनी पड़ोसन के पास गई। वही आज मुझे उन घरों में ले जाने वाली थी। जब मेरी पड़ोसन मुझे उस घर में लेकर गई तो मैं तो उस घर को देखती ही रह गई। एक महल जैसा सा था वो घर। उस घर में अंदर घुसते ही एक बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब वहां की औरतों को सऊदी भाषा आती थी और मुझे नहीं, लेकिन वो और मैं इशारों में बात कर लिया करते थे। मैं उनकी बातों को समझ जाया करती थी कि वो मुझे क्या बनाने के लिए बोल रही है। अरबी औरत ने मुझे अपने किचन का रास्ता दिखाया और वो मुझे अपने किचन में छोड़कर चली गई। किचन में घुसते ही मैंने एक बहुत ही अजीब सी चीज देखी। वहां एक बहुत बड़े डब्बे में ढेर सारी फिटकरी रखी थी। फिटकरी देखते ही मुझे ध्यान आया कि अंकित ने भी तो मुझसे ढेर सारी फिटकरी मंगाई थी और उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि उन्होंने उसका क्या किया।
और एक चीज जो उन्होंने मुझे बताई थी कि औरतें उस फिटकरी का कुछ करती हैं, पर क्या। मैंने सोचा कि आज घर जाकर अंकित से पूछ लूंगी कि उन्होंने इतनी फिटकरी का क्या किया। मैंने सोचा कि वहां पर और जो नौकर काम कर रहे हैं उनसे पूछूंगी कि फिटकरी का क्या काम होता है यहाँ। लेकिन फिर वहां जो भी नौकर थे वो या तो अरबी भाषा बोल पाते थे या फिर इंग्लिश, हिंदी तो किसी को आती ही नहीं थी। और अंकित ने तो मुझे पहले ही बता दिया था कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता कि इसका क्या यूज होता है। तो मैं किससे पूछती इस फिटकरी के बारे में। यही सोचते सोचते ही मैंने सारा खाना बना दिया और अब बारी थी दूसरे घर जाने की। जब मैं दूसरे घर गई तो वहां तो पहले वाले घर से भी कहीं ज्यादा फिटकरी थी। वहां तो 4 डब्बे भरे रखे थे। मुझे तो ये सब समझ ही नहीं आ रहा था कि इसका क्या काम है। हमारे इंडिया में तो इसका इस्तेमाल पानी को साफ करने के लिए, शेविंग करने के लिए और भी काफी सारी चीजों करने के लिए होता है, पर यहाँ पर इसका इस्तेमाल इस तरीके से छुपाकर क्यों किया जाता है। ये सब कुछ सोच ही रही थी कि मेरी दूसरी मालकिन किचन में आई और उसने छुपाने के अंदाज से एक फिटकरी का टुकड़ा निकाला और एक कटोरी में किसी तेल के अंदर डालकर कोने में ढककर रख दिया। वो नहीं चाहती थी कि मैं ये सब कुछ देखूं। उसका अंदाज कुछ ऐसा ही था। मैंने भी उसे कुछ नहीं कहा और ना ही टोका। वो उसको भिगोकर बाहर चली गई। थोड़ी देर में मेरा यहाँ का भी काम हो गया और तीसरे घर का भी काम करके मैं घर को चली गई। तीनों घर का काम मैंने आधे दिन से भी कम समय में कर लिया था। खाना पकाना तो मुझे हमेशा से ही पसंद था, तो मुझे ये काम करने में हमेशा मजा ही आता था। आज का भी इतना काम करने के बाद भी मुझे बिल्कुल थकान महसूस नहीं हो रही थी। कुल मिलाकर मेरा दिन अच्छा गुजरा था। शाम का समय हो गया था तो अंकित भी घर वापस आ गए। उनके मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने उन्हें कहा कि आप परेशान मत हो, मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा गया है। बहुत अच्छे लोग हैं वो, मुझे किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हुई। वो हल्के से मुस्कुरा दिए। वो समझ रहे थे कि मैं ये सब कुछ सिर्फ उनके साथ रहने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि मैं वहां जाकर वापस अकेले नहीं रहना चाहती। मेरे पति ने कहा कि अच्छा चलो आज घूमने चलते हैं, तुम जाकर तैयार हो जाओ, फिर हम बाहर चलेंगे, वहीं डिनर भी कर लेंगे। जब से तुम आई हो हम कहीं बाहर भी नहीं गए। अब तक तो मैं बहुत डरी हुई थी कि कहीं मेरे पति मुझे वापस ना भेज दें, पर आज मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझे अब कभी वापस नहीं भेजेंगे। मैं उनके साथ उनके पास यहीं रहूंगी। उस दिन वो मुझे वहां के सबसे बड़े मॉल में लेकर गए। हमने वहां डिनर किया, आइसक्रीम खाई। बहुत अच्छा लगा अपने पति के साथ ऐसे वक्त बिताकर। नहीं तो शादी होते ही वो यहाँ आ गए थे और फिर यहाँ भी कभी बाहर लेकर नहीं आए। यहाँ पर तो हर औरत सोने के जेवर से लदी हुई दिख रही थी। मैंने तो कभी अपने यहाँ किसी को इतना सोना पहने देखा ही नहीं था। आज अंकित ने मुझे भी बहुत सारी शॉपिंग कराई। हम शॉपिंग के बाद अपने घर के लिए निकल ही रहे थे कि अंकित के एक दोस्त मिल गए। वो भी वहां डिनर के लिए ही आए थे अपनी बीवी के साथ। वो दोनों बहुत ही अच्छे और हंसमुख थे। हमने काफी देर बात की। उनसे मिलकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। मैं पहली बार अंकित के किसी दोस्त से मिल रही थी। जब अंकित के दोस्त को पता चला कि मैं शादी होने के बाद पहली बार ही सऊदी आई हूं, तो उन्होंने हमें अपने घर डिनर पर बुलाया। पहले तो अंकित ने कोई काम का बहाना बनाया, लेकिन उनके बहुत कहने पर अंकित तैयार हो गए और अगले ही दिन हम उनके घर गए। वैसे तो वो लोग यहीं सऊदी से थे, पर वो लोग हिंदी भी काफी अच्छी बोल लेते थे। मैं तो उनके घर जाने के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि जब से मैं यहाँ आई थी तब से मैं पहली बार ही किसी के घर जा रही थी। जब हम उनके घर पहुंचे तो अंकित के दोस्त और उनकी बीवी हमें देखकर बहुत खुश हुए। अंकित के दोस्त की बीवी का नाम अमीशा था। वो किचन में खाना बनाने में व्यस्त थी। मैं भी उसके साथ किचन में चली गई उसकी मदद कराने, पर वो मुझे देखकर बोली कि आप बाहर बैठिए, आराम करिए। पर मैंने उनकी इन बातों को नजरअंदाज करते हुए उनका हाथ बटाने लगी। मैं मदद करा ही रही थी कि मेरी नजर वहां रखी एक कटोरी पर गई, जिसमें तेल, फिटकरी का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ था। मैं वहां देख ही रही थी कि अमीशा की नजरें मुझ पर गई। उसने फटाफट जाकर उसे ढक दिया। ये बात तो मैं हमेशा से ही जानना चाहती थी कि आखिर ये लोग इसका करते क्या हैं। तो बहुत सोचने के बाद मैंने सोचा पूछ ही लेती हूँ। मैंने अमीशा से पूछा कि इस फिटकरी का तुम क्या करती हो। मेरी बात सुनकर वो बहुत परेशान हो गई और फटाफट खाने की एक प्लेट उठाकर किचन से बाहर निकल गई। उसका इस तरीके का रवैया मुझे थोड़ा अजीब लगा। मैं भी फिर किचन से बाहर निकल गई। अमीशा ने इस बारे में कोई बात नहीं छेड़ी और हम उसके घर डिनर करके बहुत हंसी खुशी अपने घर वापस आ गए। पूरे रास्ते मुझे यही बात परेशान कर रही थी कि क्या करते हैं ये लोग फिटकरी का, क्या काम है जो इतना छुपाया जाता है। अंकित ने मुझसे पूछा कि तुम परेशान लग रही हो। मैंने अमीशा से हुई बातचीत उन्हें बताई तो वो कहने लगे कि तुम औरतें भी ना किसी भी बात पर नाराज और किसी भी बात पर खुश हो जाती हो। अगर तुम्हें इतनी इच्छा है ये बात जानने की तो मैं अपने किसी दोस्त से तुम्हें पूछकर बताऊंगा। दिन बहुत तेजी से निकल रहे थे। मेरा काम भी यहाँ बहुत अच्छे से चलने लगा था।
लोगों को मेरा बनाया हुआ खाना बहुत पसंद आ रहा था। मैं यहाँ से अक्सर अपने मम्मी पापा से भी बात किया करती थी। जब से मैं यहाँ अंकित के पास आई थी तब से उन्हें भी थोड़ी तसल्ली हो गई थी, क्योंकि वो जानते थे कि मेरी सास मुझे कितने ताने मारती है। मैंने कई बार अपनी मम्मी से भी पूछा कि क्या उन्हें कुछ पता है कि फिटकरी को तेल में डालकर क्या किया जाता है, तो उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। मैं जिन लोगों के घर काम करती थी वो भी मुझे बहुत प्यार करते थे, मेरा बहुत ज्यादा ध्यान रखते थे। उन्हें मेरे हाथ का खाना बहुत पसंद था। अब मुझे ये फिक्र नहीं थी कि अंकित मुझे वापस भेज देंगे। मैं यहाँ पर अच्छे से काम करने लगी थी। एक ऐसी ही शाम थी जब अंकित ऑफिस से आए और मुझे अपने पास बिठाया और कहने लगे कि तुम्हें वो राज जानना था ना, और मैं वो तुम्हें बताना चाहता हूँ। अंकित कहने लगे कि जब भी हम किसी दूसरे देश में जाते हैं या दूसरे मोहल्ले में जाते हैं तो हर देश के अपने अलग अलग टोटके होते हैं। हमारे इंडिया में अलग टोटके हैं, यहाँ अलग टोटके हैं। अरबी औरतें बिल्कुल नहीं चाहती कि उनका ये राज कभी किसी को पता चले, इसलिए ये सारे काम छुपा कर किए जाते हैं। मैंने अंकित को कहा कि अंकित प्लीज पहेलियां मत बुझाइए, मुझे साफ साफ बताइए। तो वो कहने लगे कि अरबी औरतें जो टोटके करती हैं वो उनके दादा परदादा के टाइम से चले आ रहे हैं। तुम जानती ही हो कि फिटकरी का भी इस्तेमाल हमारे यहाँ कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। इसके बाद अंकित ने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे होश उड़ गए। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने फिटकरी का इस तरीके का प्रयोग तो कभी नहीं सुना था। अंकित कहने लगे कि ये औरतें एक खास तरीके का तेल तैयार करती हैं, जैसे नारियल तेल के अंदर कुछ अलग अलग चीजों को मिलाकर ये तैयार किया जाता है। ये उनके पूर्वजों ने ही उन्हें बताया है, और उस तेल को 2 से 3 महीने तक के लिए रख दिया जाता है, और उसके बाद उसके अंदर फिटकरी के टुकड़े डाले जाते हैं, और टुकड़े डालने के बाद भी महीने भर के लिए उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद आता है उसका असली काम। हर रोज रात को ये औरतें उस तेल को अपने पेट पर अच्छे से लगाकर मालिश करती हैं। इन लोगों की ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से बेटा ही पैदा होता है, और कुछ लोगों ने जो इसे किया उन्हें बेटा ही हुआ। अंकित ने मुझे बताया कि जो फिटकरी वो खुद लेकर आए थे और जो उन्होंने मुझसे मंगाई थी, उस फिटकरी को उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे दामों में बेचा है, जिससे उन्हें बहुत अच्छा पैसा मिला है। यहाँ पर फिटकरी किसी सोने से कम नहीं है, और हमारे इंडिया में इसका कुछ अलग ही इस्तेमाल होता है। वो तो कह रहे थे कि सोचो अगर हमारे इंडिया में इस टोटके के बारे में अगर पता चल जाए तो ज्यादातर औरतें यही करेंगी। पता नहीं बेटों को लेकर क्यों इतनी चाह है लोगों की। यहाँ की औरतें नहीं चाहती कि किसी को भी ये बात पता चले कि उन्होंने बेटा पैदा करने के लिए इस तरीके के टोटके का इस्तेमाल किया है, जो कि जायज भी है। कोई नहीं चाहता किसी को इस तरीके के टोटके के बारे में पता चले। अंकित की इस तरीके की बातें सुनकर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या चाहिए, बेटा या बेटी? उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, मैं उसी में खुश हूं। मुझे ना तो बेटे की चाह है और ना ही बेटे की, मुझे सिर्फ एक बच्चे की चाह है। भगवान मुझे जो देंगे मैं उसे खुशी खुशी अपना लूंगा। मुझे अंकित की इस बात को सुनकर बहुत अच्छा लगा, बहुत तसल्ली मिली मुझे कि कम से कम मेरे पति को सिर्फ बेटे की चाह नहीं थी, उन्हें एक प्यारा सा बच्चा चाहिए था। मैं जिन घरों में काम कर रही थी वो दोनों ही औरतें प्रेग्नेंट हुई और दोनों को ही बेटा हुआ। मैंने उन दोनों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। कुछ समय बाद भगवान ने मेरी भी गोद भर दी और मुझे भी एक प्यारा सा बेटा ही हुआ, पर मैंने कोई इस तरीके के टोटके का इस्तेमाल नहीं किया था। मुझे भरोसा था कि भगवान जो देंगे मैं उसमें खुश हूं। आपको क्या लगता है, इस तरीके के टोटके वाकई काम करते हैं? हमारे इंडिया में भी तो हजारों टोटके हैं जिससे बेटा पैदा होता है, लेकिन बेटी को पैदा करने के लिए कोई टोटका बना ही नहीं। ऐसा क्यों? अभी ऐसे किसी टोटके के बारे में जानते हैं? अपने जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। या आप भी ऐसे किसी टोटके पर विश्वास करते हैं? क्या आपके लिए भी बेटी की अहमियत बेटी से ज्यादा है? आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने प्यारे से कमेंट नीचे ड्रॉप कर दीजिए। मिलूंगी आपसे नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।